So here I am students going to give you a few tips on how to do well in chemistry. देखिए केमिस्ट्री कैसे पढ़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को कुछ बेसिक बातें जाननी होगी। बहुत बच्चे जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो जो बिना नींव बनाए बिना फाउंडेशन बनाए वो केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, जिससे उनको सब्जेक्ट भारी लगने लगती है और वो ज़्यादा मेहनत करते हैं बनिस्बत की जो उन बच्चों को जो केमिस्ट्री के फाउंडेशंस को ठीक करते हैं, तो आपकी मेहनत कम हो जाएगी। केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ें तो आपको नींव बनाना बहुत ज़रूरी है, फाउंडेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, फिर केमिस्ट्री आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो कुछ तरीके हैं जिससे आप केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, और अगर मेरी बातों को विश्वास करें और समझें, क्योंकि एजुकेशन लाइन में मैं काफ़ी दिनों से हूँ, स्टूडेंट्स के बारे में जानता हूँ, स्टूडेंट के स्कोर्स के बारे में जानता हूँ, और अपने अनुभव और अपने स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छा किया उनके थ्रू उनसे बातचीत करने के बाद कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। आप बिल्कुल 20 से सीधे 90 अबव 100 ला सकते हैं, केमिस्ट्री में 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं केमिस्ट्री में, अगर केमिस्ट्री के कुछ फाउंडेशंस का आप ठीक करें, प्लस ये सब्जेक्ट आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा और आप पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे। तो बिना समय बर्बाद के, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्या आप कर सकते हैं, और ये 6-7 दिन आप ध्यान लें। स्पेशली वो बच्चे जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं 10th का, उनके एग्जाम अभी मार्च में या फरवरी में है, तो अभी काफ़ी समय है। आप 2 से 3 महीने अगर अच्छे से मेहनत कर दें तो आपके केमिस्ट्री एग्जाम्स अच्छे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप है कि आप कैसे 100% स्कोर करेंगे केमिस्ट्री में। अगर आप 20 पर भी अभी हैं, मान लीजिए अभी सितंबर चल रहा है, तो आप सीधे 90 अबव जा सकते हैं अगर आप सही ढंग से पढ़ाई करें तो पहला टिप ये है कि फाउंडेशन क्या होता है केमिस्ट्री का, किसी भी सब्जेक्ट का फाउंडेशन क्या होता है। सबसे पहला चीज़ आप 6-7 दिन फाउंडेशन या नींव बनाने में दें केमिस्ट्री को, उसके बाद केमिस्ट्री बहुत ही ईजी हो जाएगा। सबसे पहले आप एलिमेंट्स के नाम और सिंबल्स जानिए कि कैसे लिखा जाता है, और एक ही बार में समझ लीजिए कि मैं क्या गलती कर सकता हूँ। मैंने देखा, जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपको किसी एलिमेंट है जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला में A कैपिटल रहेगा और L स्मॉल रहेगा। ऑलरेडी ये पहला चीज समझना है। फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल नहीं हो सकता है, और अगर 2 अल्फाबेट से किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखाता है तो सेकंड अल्फाबेट कैपिटल नहीं हो सकता है। यानी अगर आप से फॉर एग्जांपल आप क्लोरीन लिख रहे हैं तो पहला अल्फाबेट आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा और सेकंड अल्फाबेट आपको स्मॉल लिखना पड़ेगा। क्लोरीन का सिंबल ये हो जाएगा Cl। ऑलरेडी तो ये जानिए आप हीलियम है तो He होगा। बहुत बच्चे ऐसे लिख देते हैं हीलियम He, ये गलत है। इसका फर्स्ट अल्फाबेट जो है कैपिटल होगा और सेकंड अल्फाबेट जो होगा वो स्मॉल होगा, यानी ये सही है ये गलत है। तो बेसिक बात ये पहला नींव बनाई और बार बार एक ही गलती नहीं कीजिए। बहुत सारे बच्चे जो है वो किताब खोल के बैठ जाते हैं, टिप्स समझ लेते हैं, लेकिन वो समय नहीं देते। तो समय दीजिए, पहले 25 से 30 एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। वो कौन से एलिमेंट्स है, पहले तो फर्स्ट 20 हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, isn't it? नियॉन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, isn't it? और उसके बाद आपको क्लोरीन है, फिर क्लोरीन के बाद आप आर्गन है, और फिर आपको पोटाशियम है, फिर कैल्शियम है। इस तरह से यानी एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट और उनके सिंबल। जैसे सोडियम को बहुत बच्चे ऐसे लिखते हैं Na, ये गलत है तरीका। Na हमेशा ऐसे होगा, बड़ा वाला पहला अल्फाबेट कैपिटल और दूसरा अल्फाबेट स्मॉल। तो इस पर आप थोड़ा समय व्यतीत करें, इसके एटॉमिक नंबर को जाने, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जाने, यानी वहाँ पर आप टाइम दें कि हाँ सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो 2,8,1 इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्लेस्ड हैं। तो इन सारे बेसिक केमिस्ट्री के वीडियो लिंक्स भी मैं आपको दे दूंगा, और आप उस पर भी जाइए कि सबसे पहला चीज आप किसी भी क्लास में, बोर्ड एग्जाम भी क्यों नहीं देने, पहले रुकिए। अभी बोर्ड एग्जाम आप कल तक तैयारी कर लेंगे तो इसका मतलब नहीं ये क्वेश्चन पेपर आपको कल मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। आप एग्जाम फरवरी में ही दीजिएगा। तो घबराहट नहीं होनी चाहिए, अगल बगल देखिए कि उसको हाई स्कोर आ रहा है, मुझे कम आ रहा है, ऐसी बात नहीं। अगर आप ढंग से तैयारी करते हो तो आपको बिल्कुल ही सबसे अच्छा मार्क्स आ सकता है। और उसके लिए नींव मजबूत करें, यानी आप नाम ही नहीं जानिएगा। मान लीजिए किसी जगह पर आपको लोगों को कॉल करना है और लोगों का इंटरव्यू लेना है, तो आप नाम ही नहीं जाइएगा तो कॉल
कैसे कर सकते हैं, फिर सही ढंग से नाम नहीं लिख पाइएगा तो कैसे कॉल कर सकते हैं। सेम चीज़ नींव मजबूत करें पहले, तो ये पहली बात हो गई कि नींव मजबूत करें। यानी एक दिन तो आप सिंबल में और फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के नाम जैसे कॉपर, आप इन सब के भी सिंबल जान सकते हैं, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के सिंबल्स भी आप याद रखें। ऑलराइट, और क्या फर्क होता है कि अगर आप पहला अल्फाबेट और दूसरा अल्फाबेट दोनों कैपिटल रखें तो ये एक्चुअली में ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये कोबाल्ट है, क्योंकि ये दो यहाँ पर देखिए पहला अल्फाबेट कैपिटल और दूसरा स्मॉल है, मतलब ये एक एलिमेंट का सिंबल है, और यहाँ पर दोनों अल्फाबेट कैपिटल आपने लिखा है, इसका मतलब ये कार्बन और दूसरा एक अलग एलिमेंट होगा ऑक्सीजन। तो इन सारी बातों को पहले सही से आप पढ़ लीजिए। तो ये बात पहले आप समझ गए। तो दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा कि बॉन्डिंग के बारे में जाने, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जाने। केमिकल बॉन्डिंग दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्डिंग। वहां पर आपको जैसे ही ये बेसिक सीखेंगे आप, तो सबसे पहले आप वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे Na और से फॉर एग्जांपल सोडियम और ऑक्सीजन में अगर कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, से फॉर एग्जांपल, तो सोडियम और ऑक्सीजन में जब कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है तो आप देखिए कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज किया और फिर एक और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इस तरह से दो सोडियम मिलकर सोडियम ऑक्साइड बनाएंगे Na, और चूंकि सोडियम दो लगा तो फॉर्मूला इस तरह से होता है। और सोडियम जब एटॉम्स जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, और ऑक्सीजन एटॉम दो इलेक्ट्रॉन तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और जितना इलेक्ट्रॉन्स लॉस एक सिंगल एलिमेंट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के समय, वही उसका वैलेंसी होता है। उसी तरह से जितना इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट गेन करता है वो उसका वैलेंसी हो जाएगा एक सिंगल एटॉम। तो इस तरह से ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और सोडियम की वैलेंसी 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैं ये क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ? क्योंकि आपको सबसे पहले कंपाउंड बनाने का तरीका सीखना होगा, और ये लाइक 26 अल्फाबेट हैं इंग्लिश में और हजारों वर्ड्स हैं, लाखों वर्ड्स हैं। उसी तरह से एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स के कंबाइनिंग कैपेसिटी से कंपाउंड्स डिफरेंट बन सकते हैं। अगर आप क्लोरीन को ले लें तो क्लोरीन जिंक क्लोराइड बनाता है, तो जिंक की वैलेंसी 2 और क्लोरीन की 1, तो ZnCl2 लिखना पड़ेगा, ZnCl नहीं लिखना पड़ेगा। और अगर आप से फॉर एग्जांपल फेरिक क्लोराइड बनाते हैं तो फेरिक का मतलब आयरन की वैलेंसी 3 और क्लोरीन का 1, तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो FeCl3 लिखना पड़ेगा। और अगर आप सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो सोडियम की भी 1 और क्लोरीन की भी 1, तो NaCl लिखना पड़ेगा। यानी आपको तरीका समझना है पहले कि आप आंख बंद करके दिन भर बैठ कर ZnCl2 अगर आप रखते रहेंगे तो आप सिर्फ ZnCl2 का ही फॉर्मूला रख पाएंगे। लेकिन अगर फिर जिंक ऑक्साइड पूछेंगे तो वहाँ क्या होगा? तो वहाँ पर तो ZnO हो जाएगा। तो इसीलिए आप बेसिकली फॉर्मूला जरूर सीखे। फॉर्मूला बनाने का लिंक मैंने दिया हुआ है कि हाउ अ फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इज फॉर्म, कैसे फॉर्मूला कंपाउंड का बनेगा। जब वो आपकी मजबूती हो जाएगी तभी आप केमिस्ट्री में यू कैन मूव अहेड। और इसके लिए 2 से 3 दिन दीजिए। जैसे सल्फेट एक रेडिकल होता है जिसका वैलेंसी 2 होता है, ऑलराइट। अब अगर हम बोलेंगे कि सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का 1 होता है, तो और सल्फेट का 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके Na2SO4 हो जाएगा। लेकिन कैल्शियम सल्फेट बोलेंगे तो वो सिर्फ CaSO4 होगा, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 है। और अगर अल्युमिनियम सल्फेट बोलेंगे तो AlSO4, फिर अल्युमिनियम की वैलेंसी 3 सल्फेट को दे दिया, सल्फेट की वैलेंसी 2 अल्युमिनियम को दे दिया। तो इस तरह का पहले आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा, नहीं तो कितना याद करिएगा अलग अलग कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है, फिर कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होता है, फिर कहीं नया दे दिया तब अमोनियम सल्फेट दे दिया, तब आप क्या करेंगे? तो इसीलिए आपको पहले बेसिक केमिस्ट्री में ध्यान देना पड़ेगा, यानी कंपाउंड के फार्मूला को कैसे बनाया जाता है उसको समझना पड़ेगा। उसमें आप 2-3 वीडियोस हमारी देखिए। एक है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग किसे कहते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो डिसोसिएट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनेंगे तो जो लूज करेगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो गेन करेगा नेगेटिव चार्ज होगा। तो क्या होगा? आपका बेस या नींव आपके केमिस्ट्री का बहुत मजबूत हो जाएगा।
तभी आप चैप्टर्स पर जाइए। तो ये 2 टिप्स को याद रखिए। सिंबल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सेम चीज़ आप कितनी बार पढ़िएगा। मुझे आई फील पिटी ऑन चिल्ड्रन हु कंटिन्यू टू ओनली टेल दैट आई एम वीक इन केमिस्ट्री, आई एम वीक इन केमिस्ट्री। देखिए, टू वीकनेस इज सर्कमस्टांशियल। वीकनेस जो होता है सर्कमस्टांशियल होता है, और जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो वो सर्कमस्टांशियल होता है, कहीं से भी इन्फेक्शन हो सकता है। द वे वी आर स्टडिंग, द वे वी आर टॉट, द वे वी आर एडवाइज, उस हिसाब से हमारे यहाँ हमें वीकनेस और स्ट्रेंथ बनता है। तो वीकनेस एक बहुत बड़ा सिन नहीं है, वीकनेस बहुत बड़ी नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन टू स्टे वीक इज नेगेटिव, है ना। तो इसीलिए जैसे मैं बहुत अच्छा एक साधु बैठा हुआ था नदी के किनारे, बहुत ऊंचे चट्टान पर, और गहरा पोखरा था। तो एक बच्चा बार बार आके उससे पूछता था कि इसमें गिर जाएंगे तो क्या हम विल आई डाई। तो साधु ने कहा नो 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 नो, इफ यू फॉल डाउन यू विल नॉट डाई, बट इफ यू स्टे देयर यू विल डाई। तो बच्चा आगे जाने लगा। तो तब उसने ध्यान दिया कि साधु ने तो सही बात कहा कि हम बाई चांस गिर सकते हैं, बट अगर वहाँ गिरे हैं, अगर हाथ पाँव नहीं मारे, चिल्लाए नहीं, अगर स्विमिंग आता है तो तैरे नहीं, तब तो फिर हम डूब ही जाएंगे। तो आप जब समझ रहे हैं कि केमिस्ट्री आपकी वीक है, तो कहाँ पर कमजोरी है? नींव मजबूत नहीं है। ये मैक्सिमम बच्चों का था। उनको अल्युमिनियम सल्फेट लिखने नहीं आता है, उनको पोटासियम क्लोराइड लिखने नहीं आता है, उनको जिंक क्लोराइड लिखने नहीं आता है। कहाँ ZnCl2 दें और कब KCl दें नहीं समझ में आता। कभी KCl2 लिख दें, कभी ZnCl लिख दें। तो ये तीन चीज़ें आप ध्यान दीजिए कि पहला सिंबल पर ध्यान दीजिए, दूसरा कंपाउंड फॉर्मेशन पर ध्यान दीजिए, कैसे लिखते हैं वो वीडियोज़ आपके पास है, तीसरा टाइप ऑफ बॉन्डिंग पर ध्यान दीजिए। अभी सब्जेक्ट मैटर और टॉपिक को छोड़िए 4-5 दिन, 5 दिन तक ये बेसिक मजबूती आपको आनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या हो गया? नेक्स्ट हो गया कि इतनी बातें जब कर लें आप, तो उसके बाद नेक्स्ट आप इक्वेशन बैलेंस करना सीखिए। यानी आपको 3 बातें मैंने बताई, 1 बाय 1 मैंने बताया। सिंबल जानिए, करेक्ट लिखना सीखिए। नेक्स्ट है फॉर्मूला कंपाउंड का बनाना सीखिए, वो कहाँ से आएगा? टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग भी अच्छे से पढ़िए, तब आप सीख जाइएगा। वैलेंसी याद करें, तो इन सब से पता चलेगा। आप खुद से ही फॉर्म कर सकते हैं। लाइक इंग्लिश अल्फ़ाबेट अगर आप जानते हैं तो आप वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। अगर वैलेंसी जानते हैं, जैसे अगर आपको मालूम है कि अमोनियम का वैलेंसी 1 होता है और से फॉर एग्जांपल सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है, तो आप अमोनियम सल्फेट लिख सकते हैं NH4 2SO4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। सल्फेट का वैलेंसी अमोनियम को मिला और अमोनियम का वैलेंसी सल्फेट मिला, क्योंकि 1 है तो हम लिखते नहीं। तो इस तरह से आप फॉर्मूला बनाना सीख जाते हैं। और टाइप ऑफ बॉन्डिंग यहाँ पर क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो इसीलिए ये बॉन्डिंग जो है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग है। नेक्स्ट होता है कुछ बॉन्डिंग्स जो होते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये अपना ऑर्बिट को म्यूचुअली ओवरलैप करते हैं और दोनों का ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट बन जाता है, इसलिए ये स्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए क्लोरीन का जो एग्जिस्टेंस है वो मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्टेंस है। क्लोरीन मॉलिक्यूल पर रखते हैं Cl2। आर यू फॉलोइंग? तो क्लोरीन अगर किसी रिएक्शन में लिखते हैं कि सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, तो सोडियम जो है आप Na लिख सकते हैं, मेटल्स को नॉर्मली आप मोनोएटॉमिक लिख सकते हैं, लेकिन क्लोरीन जो NaCl2 लिखा है, क्लोरीन Cl2 लिखा है, और इस तरह से आप NaCl बनाएंगे। अब क्या करेंगे? आप बैलेंसिंग सीखना है। तो बैलेंसिंग क्या है? यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो आप आगे यहाँ 2 प्लेस करेंगे, तभी क्लोरीन होगा 2, तो फिर सोडियम को भी आप बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग का भी मेरा वीडियो है, उस लिंक को मैं शेयर करूंगा बहुत जल्दी आपको। तो बैलेंसिंग भी आप सीख लें। जब इतनी बातें हो जाएंगी तब आपके मकान का नींव बन जाएगा। आप किसी भी अपार्टमेंट को बनते देखिए, नींव में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और अच्छे अपार्टमेंट, अच्छे बिल्डिंग, उनका फाउंडेशन बहुत मजबूत होता है, देन बाकी चीज़ें बहुत आसान होती है। किसी भी रियल इस्टेट पीपल से पूछिए कि सबसे ज़्यादा एफर्ट जो है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है, टाइम का, मनी का, रिसोर्सेज का, वो लोग फाउंडेशन में लगाते हैं, तभी बिल्डिंग मजबूत होती है। तो आप 6 से 7 दिन यहाँ पर अपना टाइम लगाएं, और उसके बाद तब आप टॉपिक, अगर आप बोर्ड एग्जाम नहीं है, मैं 10th बोर्ड की बात करूँ तो 10th बोर्ड का सिलेबस फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा। वहाँ पर भी कुछ टिप्स है मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ के लिए भी कुछ टिप्स है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप मॉडर्न डे स्टडीज में आप देखते हैं बच्चे घबराते हैं, बेसिक प्रिंसिपल और फैक्ट्स पढ़ने में घबराते हैं।
लेसन को कंप्लीट पढ़ने में घबराते हैं, या वो लोग लेसन रीडिंग देते हैं तो बहुत डीप और इंटेंस रीडिंग नहीं देते हैं, वो लोग ऊपर ऊपर पढ़ते हैं सरफेस पर। तो क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आती है, थोड़ी थोड़ी बातें नहीं समझ में आती है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ देने पर लोग घबरा जाते हैं। तो इसीलिए आप कोई भी कॉन्सेप्ट उठाए, जैसे पहला ही चैप्टर का मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको बहुत आराम से, कि से फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा, आप पढ़ रहे हैं आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पढ़ते समय ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, तो आप एक स्केलेटल इक्वेशन पहले याद कर लें। CuO कॉपर ऑक्साइड अगर कोक से रिएक्ट करेगा, कार्बन से रिएक्ट करेगा, तो कॉपर बनाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। देखिए मैंने दोनों को कैपिटल लिखा है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है, ऑलराइट, इस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है। तो बेसिक बात इसको बहुत ध्यान से पहले पढ़ लिया आपने कि ये एक एग्जांपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, ये एक स्केलेटल इक्वेशन आपने लिख दिया। तो रिएक्टेंट साइड में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, और ऑक्सीजन का हटना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो ये पहले कॉन्सेप्ट समझ के, और इसको 4 बार यू शुड स्पीक दैट कॉपर ऑक्साइड हैज लॉस्ट ऑक्सीजन, दैट मींस ऑक्सीजन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम इट, and therefore the process of removal of oxygen is called reduction and addition of oxygen is called oxidation। अगर हम ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट में याद कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो रिएक्टेंट साइड में आपको 2 चीज दिख रहा है, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन। तो बेसिक बात है, जब आप इसको समझते तो ध्यान से पढ़िए, तब इस पर से डेफिनेशन बनाइए कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। और जिसका भी रिडक्शन होता है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, देयरफॉर इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट खोजते हैं, प्रोडक्ट साइड में नहीं। और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मींस इट इज टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, सो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। व्हिच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप कभी भी प्रोडक्ट साइड वाले को नहीं बोलिए। आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहां पर है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट जो है रिएक्टेंट साइड में। आप ऐसे पढ़िए। तो जब आप ऐसे पढ़ते हो तो देखिए, अब आपके पास और मेरे पास एज एन एग्जामिनर, मैं एग्जामिनर हूं, आप स्टूडेंट है, दोनों के पास यही सेम फ्रेमवर्क है। या सीबीएसई जो सीबीएसई के लोग होते हैं, क्वेश्चन सेटर्स या जो भी होते हैं, वो सभी के पास तो यही है, लेकिन इससे वो तरह तरह के क्वेश्चन बनाते हैं। यानी ये फ्रेमवर्क आपको अच्छे से याद है तो आप खुद से पहले क्वेश्चन बनाइए, तो कितना क्वेश्चन बन जाएगा। यानी आप क्वेश्चन लेके आंसर करने बैठेंगे तो आपको दिक्कत होगा। आप पहले कॉन्सेप्ट ले लें, पूरा समझ लें, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे वो डेफिनेशन हो, या चाहे वो स्किल्स हो, आपका एप्लीकेशन पार्ट हो क्वेश्चन का, सब आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है और कॉपर बन रहा है, तो उसका रिडक्शन हो रहा है। यानी पूछ सकता है विच सब्सटेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, विच सब्सटेंस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ही चीज से, एक ही कॉन्सेप्ट से कितना चीज निकाल सकते हैं वो लोग। आर यू फॉलोइंग, विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑलराइट। सो यहाँ पर एक चीज और समझ में आ रहा है कि मेटल ऑक्साइड रहेगा तो ऑक्सीजन रिमूव कर सकते हैं। तो मेटल नॉन मेटल चैप्टर में एक्सट्रैक्शन में रिडक्शन से मेटल एक्सट्रैक्ट होता है। ये सारी बातें आपको आने लगेगी समझ में, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, सेकंड ये आपको मेटल नॉन मेटल से भी रिलेटेड है। उसी तरह से इसी में कितना क्वेश्चन बन सकता है कि which substance is undergoing oxidation। आप जान के लोग यहाँ से दे देते हैं कि A copper is getting oxidized, B carbon monoxide is getting oxidized, C copper oxide is getting oxidized, D carbon is getting oxidized। तो आपको समझना कि रिएक्टेंट साइड में तो कुछ भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कोई रिड्यूस हो रहा है। तो बेसिक बात क्या है कि काफी क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, पूछ सकते हैं डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, देन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूसिंग एजेंट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन इज द रिएक्टेंट व्हिच विल गेट ऑक्सीजन एडेड टू इट। आर यू फॉलोइंग? And what is an oxidizing agent? Oxidizing agent will be that reactant molecule which will provide oxygen to the other reactant.
तो बेसिक बात केमिस्ट्री में मजबूती है, सबसे पहले नींव मजबूत करें, सेकंड फिर आप कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करें ना कि क्वेश्चन को, तब फिर क्वेश्चन देखिएगा तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन में हो सकता है कि दो दो चॉइस सही हो सकता है कि तीन तीन चॉइस सही और नीचे दिखा था ए एंड बी आर करेक्ट, ए एंड सी आर करेक्ट और ए बी सी ऑल आर करेक्ट। तो आप वो सारी बातों को कर सकते हैं। फिर जब इसको पढ़ें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में फिर क्या होता है, जैसे कि रस्टिंग किस कारण से होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इन अ मॉइस्ट एनवायरनमेंट, तो आप रस्टिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। खाना का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो खाना रैंसिड बटर टेस्ट उसका टेस्ट बदल जाता है। हम लोग कहते हैं ना चिप्स खाते हैं या कुरकुरे खाते हैं तो जिसकी पैकिंग अच्छी नहीं होती है उसको अगर ओपन कर दिया जाए तो ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। हम लोग हिंदी में कहते हैं मेहरा गया है चिप्स, तो इसका मतलब उसको नाइट्रोजन से फ्लश करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट होता है। तो जो पैकेजिंग होता है आजकल के ज़माने में जो लेस चिप्स वगैरह आप देखते हैं जब उसको ओपन करेंगे तो आप देखिए फ्रेश क्यों रहता है चिप्स, क्योंकि अंदर का ऑक्सीजन को निकाल दिया गया है। तो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट अगर होगा तो सब्सटेंस खराब नहीं होगा। तो इन सारी बातों को यानी कि आप एक कॉन्सेप्ट को अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर आप क्वेश्चन खुद से भी बनाइए और कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक मजबूती आपको आएगा इन सभी बातों पर केमिस्ट्री में ध्यान देने के लिए। यानी बच्चों आज से अगर आप पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहला दिन आप क्या करेंगे, सिंबल्स को लिखना करेक्टली सीखिए, है ना। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर सिंगल लेटर से है अल्फाबेट से तो वो हमेशा कैपिटल रहेगा, कार्बन का हमेशा इस तरह से रहेगा। लेकिन नियॉन लिखेंगे अगर दो है तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल रहेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है एंड सो ऑन। अगर आप फार्मूला लिखते हैं तो आपको वैलेंसी जानने से आप फार्मूला जल्दी लिख देंगे। आपको फर्स्ट चैप्टर में बेरियम सल्फेट लिखना है तो BaSO4 रहेगा, अल्मोनियम सल्फेट लिखना तो Al2SO4 होल थ्राइस रहेगा। तो जब तक आप कॉम्बिनेशन फैक्टर नहीं सीखेंगे तो आप जब तक आप कंपाउंड फॉर्मेशन और वैलेंसी आपके दिमाग में नहीं आएगा तब तक आप बना नहीं पाइएगा फार्मूलाज। अल्मोनियम सल्फेट लिखने के लिए बहुत सिंपल नॉलेज का जरूरत था। अल्मोनियम की वैलेंसी 3 होती है और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Al2SO4 होल थ्राइस होता है। नहीं तो आप दिन भर बैठ के Al2SO4 होल थ्राइस लिखिएगा, वो आपको चूंकि आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते केमिस्ट्री आपकी मजबूत नहीं होगी। अब आपके चैप्टर्स और क्या बच गए, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट बच गए। तो अगर आपको बॉन्डिंग की टाइप मालूम है तो आपको पता चलेगा कि H2SO4 जो होता है वो एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है पार्शियली, या एक पार्ट उसका इलेक्ट्रोवैलेंट होता है। यानी सल्फेट आयन जो है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं हाइड्रोजन को और इस तरह से से कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। यानी डिसोसिएशन जब एसिड का होगा तो हाइड्रोजन प्लस आयन में और सल्फेट माइनस आयन में होगा। ये आपको तभी मालूम होगा जब आप बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ते हैं। या थोड़ा और सिंपल लेने तो HCl से आप समझ पाइएगा या NaCl से आप समझ पाइएगा कि NaCl जो है वो क्यों एक लिक्विड स्टेट में आयंस में बढ़ जाता है, क्योंकि आयंस में डिसोसिएट करता है। क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ क्लोरीन के पास तो वो पॉजिटिव आयन है, और क्लोरीन ने एक एटॉम गेन किया तो नेगेटिव आयन, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव आयन है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जब भी सॉल्यूशन स्टेट में होगा तो Na+Cl- होगा। तो आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट सब में आयनिक तो पार्ट होता ही होता है। तो अगर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में जब आप पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन कितनों घुमा के आएगा, पूछ देगा इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, NaCl, H2SO4 या NaOH। तो आप देखिए एक एसिड है, दूसरा बेस है, तीसरा सॉल्ट है, तीनों के तीनों जो है डिकम्पोज करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में सॉल्यूशन में। यानी सॉल्यूशन में ये लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे क्योंकि मोबाइल आयंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिक बातें जब जान जाइएगा तो आपकी केमिस्ट्री मजबूत होगी। उसी प्रकार से आप जब जाते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ने के लिए तो नोमेनक्लेचर पर ध्यान दीजिए कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब का बहुत ही सिंपल टेक्निक है नाम करने का। एक कार्बन मतलब मिथ, अगर CH4 है तो मीथेन, ऑलराइट। 2 कार्बन है C2H6 तो वो इथेन, वही C2 डबल बॉन्डेड रहेगा अगर 2 कार्बन तो इथीन, और ट्रिपल बॉन्डेड रहेगा कोई हाइड्रोकार्बन तो वो क्या हो जाएगा, इथाइन। तो वो भी आपको हमारे लिंक पर है नोमेनक्लेचर। पहले मैंने बहुत बेसिक कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में दिया है, उसके बाद मैंने नेमिंग किया हाइड्रोकार्बन का, फिर हाइड्रोकार्बन डेराइवेटिव्स यानी एसिड्स का, अल्कोहल्स का मैंने दिया है। तो वो वीडियो को देखें, आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। यानी आप 20 से 100 तक पहुंच सकते हैं
मैक्सिमम 30 से 40 दिन में स्मार्ट स्टडी करके, केमिस्ट्री स्टडी करके। तो थैंक यू वेरी मच। वेट फॉर माई मोर वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल so that I can be providing you the videos of chapters which you need। अभी मैं केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के लिंक आपको दे दूंगा इसी वीडियो के अंत में। आप वहाँ से लिंक से आप पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले आप बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़िए मेरे लिंक में, जहाँ पर मैंने फार्मूला लिखने का तरीका बताया है। और दूसरी बात, बॉन्डिंग पढ़िए, इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट, बिल्कुल सिर्फ बेसिक बात मैंने बताई है। हायर क्लासेस के लिए जब ये फाउंडेशन मजबूत होगा तो मोर वीडियोज़ आई कैन पुट एंड आई हैव पुट। बट आपको जो वीडियोस चाहिए 10th में अच्छा करने के लिए, किसी भी बोर्ड में, बिहार बोर्ड हो, स्टेट की कोई भी स्टेट बोर्ड हो, कर्नाटका बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, आप सबों की केमिस्ट्री जरूर मजबूत हो, आपका मैं चिंता करता हूँ। मेरा नाम संजय जोसेफ है, जैसे आप जानते हैं बहुत सारे स्कूल में प्रिंसिपल रह चुका हूँ और शुरुआत के दिनों में मैंने टीचिंग की है, स्पेशली साइंस की, केमिस्ट्री की। तो आप समझें और प्लीज़ कमेंट करें अगर आपने वीडियो लाइक किया तो। थैंक यू।